नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज में और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पे हम बिजनेस न्यूज़पेपर्स के सबसे बढ़िया आर्टिकल्स चुनेंगे, उन्हें डिस्कस करेंगे, उनके कॉज और इफेक्ट को एनालाइज करेंगे। ऐसे वीडियोस पसंद है आपको तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। एंड जो भी आपके डाउट्स आते हैं किसी भी आर्टिकल में, प्लीज़ उसे थोड़ा इलाबरेट करके आप कॉमेंट सेक्शन में बताएं, तो वी विल ऑल्सो आंसर इट। और नेक्स्ट डे हम लोग उस नेक्स्ट वीडियो में एक छोटा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी देंगे। लेट्स से अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में इन डेप्थ लेट्स से इन्फॉर्मेशन चाहिए या कंसेप्चुअल आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं समझने में, तो शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। काफ़ी हॉट टॉपिक है ये इस वक्त मार्केट में, ये है आईपीओ के बारे में। जी हाँ, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आईपीओ ओला इलेक्ट्रिक की। ओला इलेक्ट्रिक आप जानते होंगे सब लोग, ओला का नाम आप सबने सुना होगा, कैब, ओला कैब्स, वहां से इन्होंने शुरुआत की और अब ये स्कूटी बना रहे हैं। और ओला इलेक्ट्रिक एक्चुअली इंडिया की आप देखें सबसे बड़ी 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी है। तो इन्होंने 72 से 76 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड सेट किया है। किस चीज के लिए? 72 से 76 बेसिकली इनके आईपीओ का प्राइस बैंड है। ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये होता है आईपीओ। मैं आपको बता दूं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब पहली बार जब कोई कंपनी अपने शेयर्स ऑफर करती है पब्लिक को, स्टॉक मार्केट में पहली बार जब लिस्ट होता है तो ओला ने सेट किया है क्या दाम? 72 से 76 रुपए पर शेयर, एक शेयर का दाम। तो जो हमारे देश का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है ओला इलेक्ट्रिक, ये अपना बिगेस्ट आईपीओ लेकर आ रहा है इस साल। यहाँ पे 6146 करोड़ रुपए ये मार्केट से रेस करना चाहेगा। इसमें करीब आप देखें हमारे देश में 150 कंपनीज ऑलरेडी पब्लिक हो चुकी हैं, आईपीओ आ चुके हैं इस ईयर, और करीब $5 बिलियन हम रेस कर चुके हैं, डबल द अमाउंट रेस ड्यूरिंग दिस पीरियड लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर अगर हम कंपेयर करें और इस ईयर कंपेयर करें तो हम लास्ट ईयर से ऑलरेडी डबल पैसा रेस कर चुके हैं एंड यहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखी गई है। तो सॉफ्ट बैंक द्वारा बैक की गई ये कंपनी थी। सॉफ्ट बैंक का नाम भी ज़्यादातर लोगों ने सुना है जो फाइनेंस सेक्टर में, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना मैं बता दूं, सॉफ्ट बैंक जापानीज फर्म है एंड पूरी दुनिया में ये स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। बड़े बड़े इनके इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं और ये किसी छोटे मोटे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट नहीं करते। जहाँ तक इन्हें जब तक $1 बिलियन बिजनेस आइडियाज़ नहीं लगते कुछ भी, तब तक ये इसमें पैसे नहीं लगाते हैं। तो इन्होंने प्राइस बैंड सेट किया है 72 रुपीज टू 76 रुपी पर शेयर फॉर मेडन शेयर सेल एंड इज एक्सपेक्टेड टू टेस्ट द एपेटाइट फॉर न्यू एज लॉस मेकिंग कंपनीज। तो ओला की वैल्यूएशन होगी 33,522 करोड़ रुपए। इस वैल्यूएशन पे ये इस आईपीओ को लेकर आ रहे हैं। ओवरऑल 30% जनरेशनल एआई प्रोजेक्ट्स वोंट सर्वाइव बियॉन्ड प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। यहाँ पे बात हो रही है जेन एआई की, जनरेटिव एआई। ठीक है, जनरेटिव एआई जितने भी हम चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, लामा यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे क्या है? ये हमारे जनरेटिव एआई है। और ये न्यूज आ रही है, ये रिसर्च आ रही है कि करीब जो 30% जनरेटिव एआई प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं ना, उसमें से 30%, सॉरी, टोटल जनरेटिव एआई प्रोजेक्ट्स में से 30% सर्वाइव ही नहीं करेंगे बियॉन्ड प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। यस, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पे आकर ही इनकी जर्नी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखें तो अराउंड 30% आर बाउंड टू बी ड्रॉप्ड बाय एट द एंड ऑफ 2025, क्योंकि पुअर डेटा क्वालिटी हो सकती है, इनएडिक्वेट रिस्क कंट्रोल्स हो सकते हैं, एस्केलेटिंग कॉस्ट और अनक्लियर बिजनेस वैल्यू अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय गार्टनर। तो जो लास्ट ईयर का हाइप था, स्पेशली आप एआई को देखें ओवरऑल, तो जो हाइप है इस वक्त आप यकीन नहीं करेंगे, एग्जीक्यूटिव्स इस वक्त इम्पेशेंट है रिटर्न्स देखने के लिए ऑन जनरेटिव एआई इन्वेस्टमेंट्स। ये इन्वेस्टमेंट्स अभी भी प्रूव नहीं कर पा रही है और रियलाइज नहीं कर पा रही अपनी वैल्यू। तो जैसे इनिशिएटिव का स्कोप वाइड होता चल जाता है और फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता रहता है, हमें देखना होगा कि जनरेटिव एआई किस तरीके से आगे शाइन करता है। क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि देखिए इन्वेस्टर्स भी पैसा लगाते हैं तो दे हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ पेशेंस कि कब आप इसे एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करोगे, ये कब इस फेज में आएगा जहाँ पे ये कुछ यूजफुल हो, जो भी आप रिसर्च कर रहे हो। एंड ऑफ कोर्स ये ऐसे प्रॉब्लम स्पाइरल कर जाते हैं, ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं कि आधे से ज़्यादा स्टार्टअप्स आप जानते हैं कि सक्सेसफुल नहीं रह पाते। तो जनरेटिव एआई तो एक ऐसा फील्ड है जो और ज़्यादा हमें लगता है वॉलेटाइल है। यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप देखिए ना, आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपका फर्स्ट जैसे चैलेंज किससे है? माइक्रोसॉफ्ट से, चैट जीपीटी, राइट, गूगल से है, फेसबुक मेटा लामा से है,
इवन आप देखिए ग्रॉक, एलॉन मस्क ने भी अपना एक एआई फर्म स्टार्ट कर दिया जिसे हम ग्रॉक नाम से बोलते हैं, हम यूज करते हैं। तो इतना ज्यादा कंपटीशन है, तो आपको ये देखना होगा जरूर, यस, कि आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, क्या ये सही में कोई ट्रू रिसर्च है आप कर रहे हैं, या आप मार्केट में जो है बस उसी को लेट्स से डिफरेंट तरीके से फैब्रिकेट करके पुश कर रहे हैं मार्केट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो पूछना चाहिए एक फाउंडर को भी अपने आप से, एंड जितने वीसीज हैं और इन्वेस्टर्स हैं उन्हें भी पूछना चाहिए। कुछ इन ब्रीफ आर्टिकल्स पे आते हैं। रुपी हिट्स फ्रेश लो ऑन मंथ एंड डॉलर डिमांड। रुपया अब डेप्रिशिएट होकर के नए लो पर आ चुका है, जी हाँ, मंडे को, क्योंकि मंथ एंड डॉलर डिमांड बहुत स्ट्रांग थी। तो ये सिंपल गेम है डिमांड एंड सप्लाई का। तो मंथ एंड में डॉलर की डिमांड काफी ज्यादा रही, जिसकी वजह से क्या हुआ, डॉलर का सप्लाई ऑफ कोर्स यहाँ पे कम हो गया, क्योंकि लोग डॉलर ज्यादा बाय करने लग गए, डिमांड इसकी बढ़ गई तो ओवरऑल। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि रुपये ने 83.74 का नया लो हिट किया है डॉलर के अगेंस्ट। एंड ओवरऑल अगर आप देखें तो कई सेशन से हमें दिख रहा है कि जो इंडियन यूनिट है हमारा रुपी, ये निचले स्तर पर ही जाता हुआ दिख रहा है। इवन आरबीआई ने भी इस पे इंटरवीन किया और रुपया बाय करना शुरू किया, रुपये की डिमांड को इंक्रीज करने के लिए, प्राइस को स्टेबल करने के लिए। लेकिन हमें देखने को मिला कि इसने ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं किया है, एंड इसके काफ़ी सारे रीजंस बताए गए हैं। सबसे पहला रीज़न तो यही था कि ओवरऑल जो ऑयल इंपोर्टर्स हैं, जो हमारे यहाँ ऑयल इंपोर्ट होता है, इंडिया सबसे बड़े इंपोर्टर्स में से एक है पूरी दुनिया में ऑयल का, और यहाँ पेमेंट क्योंकि डॉलर्स में होती है तो इसीलिए डॉलर की डिमांड ज़्यादा हमें खासा देखी गई इस बार, एंड रुपये इसलिए कमजोर भी होता हुआ नजर आया। आरबीआई रिवोक्स अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू एफपीआईज टू न्यू 14 and 30-year bonds. Foreign portfolio investors, they no longer have access to newly issued government bonds. जितने भी नए इशू गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं जहां पे 14 साल और 30 साल के टेनोर्स हैं, वहां से अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को एक्सेस को रिवोक कर दिया गया है आरबीआई द्वारा। तो आरबीआई ने कहा है कि अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यहां पे निवेश नहीं कर सकते। तो करंटली फॉरेन इन्वेस्टर्स, जितने भी विदेशी इन्वेस्टर्स हैं, ये होल्ड करते हैं करीब 8,500 करोड़ के एग्जिस्टिंग 30-year बॉन्ड्स। जो इन्वेस्टमेंट्स हैं एफपीआई द्वारा न्यू 14-year old बॉन्ड्स में और 30-year old टेनर्स में, ये एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट लिमिट्स को अब अडहियर करेंगे और जो इन पे लिमिट लगाई है ये इसे फॉलो करेंगे। नेगोशिएटिंग टीम्स टू रीस्टार्ट एफटीए टॉक्स एज सून एज पॉसिबल, यूके। अब मैंने कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया था एक आर्टिकल में कि किस तरीके से यूके के इलेक्शंस में जो पार्टीज हैं, वहां की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके मैनिफेस्टो में इंडिया का नाम है। जी, इंडिया टॉपिक है यूके के इलेक्शंस में मैनिफेस्टो का और प्रोमिसेस का। क्या टॉपिक है? ऐसा टॉपिक है एफटीए, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की वीडियो आप हमारे चैनल पे सर्च करके समझ सकते हैं कि क्या होता है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। एंड यहाँ पे हम लोग निगोशिएट करना फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। उनका ये कहना है, दोनों पार्टीज ने कहा था कि हम जीतेंगे तो इंडिया से फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करेंगे जल्द से जल्द, जिससे इंडिया और यूके के बीच में ट्रेड तो इंक्रीज होगा और यूके को भी काफी बेनिफिट होगा और इंडिया को भी ऑफ कोर्स। तो जो बिजनेस एंड ट्रेड सेक्रेटरी है वहां के जोनाथन रेनॉल्ड्स, उन्होंने कहा कि जो डिपार्टमेंट है वो इंटरनेशनल ट्रेड डील्स को अब अप्रोच करेगा एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हार्ट ऑफ नेगोशिएशन होगा, इनका मेन मुद्दा होगा। ठीक है, तो ये हाई क्वालिटी पैक्स करना चाहता है ब्रिटिश प्लस जितने भी बाहर विदेशी बड़े इकोनॉमिक पावर हाउसेज हैं इस वक्त, उनके साथ ये ऑफ कोर्स अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स एंड ट्रीटीज करना चाहेंगे, ताकि इनको भी फायदा हो, इनके इकोनॉमी को भी फायदा हो, एंड ये भी जॉब ग्रोथ लेकर आए और पार्टिसिपेट करें ओवरऑल इंटरनेशनल ग्रोथ में। इकोनॉमी लाइकली टू रिकॉर्ड ओवर 7% ग्रोथ इन FY25 NCAER। अब एक नई रिपोर्ट आई है इंडियन इकोनॉमी के बारे में कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर सकती है हायर देन 7%, यस, एंड पॉसिबली क्लोजर टू 7.5% इन करंट फाइनेंशियल ईयर। क्यों, इतना क्यों ग्रो करेगी? सबसे पहले नॉर्मल मॉनसून। देखिए, मॉनसून बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इंडिया में, तो काफी चीजें लक पे डिपेंड करती है, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि मॉनसून किसी के हाथ में नहीं है। एंड अच्छा मॉनसून होने का मतलब काफी राहत होती है हमारे यहाँ। अगर आप देखें, मॉनसून पे बहुत सारे सेक्टर्स भी डिपेंड करते हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर, केमिकल, FMCG, ITC और यूनिलीवर बहुत डिपेंड करता है मॉनसून पे। क्यों? क्योंकि अगर मॉनसून अच्छा हो तो किसान और रूरल एरियाज में कमाई भी अच्छी होती है लोगों की, और उनकी कमाई अच्छी होती है तो वो ज्यादा खर्च भी कर पाते हैं, वो नई बाइक्स खरीदते हैं, नए ट्रैक्टर्स खरीदते हैं, और कंजम्पशन, रूरल कंजम्पशन
ज़्यादा बढ़ता भी है, तो इससे सबको बहुत फ़ायदा होता है और इकोनॉमी भी ज़्यादा ग्रो करती है। तो NCAR ने कहा है कि जो रियल GDP है वो बढ़ी है 8.2% से, जहाँ पे स्टेबल कंजम्पशन डिमांड रहा, कंजम्पशन भी अच्छा रहा, डिमांड हमने अच्छा खासा पैसा खर्च किया है ओवरऑल लोगों ने भी, और इन्वेस्टमेंट भी बढ़िया हुई है। आते हैं अगले आर्टिकल पर। कस्टम्स ड्यूटी कट ऑन सिल्वर में गिव सेंटर ब्रीदर फॉर नाउ। यहाँ पे बात हो रही है कस्टम ड्यूटी कट, किस चीज पर? सिल्वर पर। इससे सेंटर को ब्रीदर कैसे मिलेगा, राहत कैसे मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, आइए जानते हैं इस वीडियो में। जस्ट द स्टीप कट इन कस्टम्स ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी, जब भी आप कुछ इंपोर्ट करते हैं इंडिया में या इंडिया से आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके ऊपर एक टैक्स लगाया जाता है। ये GST नहीं होता, ठीक है, ये इनकम टैक्स नहीं होता, इसको हम लोग बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। तो ये लगता है किस पर? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर। तो इसको मैं ये बोल सकता हूं कि स्पेसिफिकली जब हमारे देश से सामान बाहर जा रहा हो या फिर हमारे देश में सामान आ रहा हो कहीं से, हम तब ये ड्यूटी इम्पोज करते हैं। सो इसे हम बोलेंगे कस्टम ड्यूटी। यहाँ पे 6%, बजट वाले दिन आपने देखा होगा सिल्वर और गोल्ड के प्राइस आपने चेक किए होंगे, अगर आपको भी पता होगा, 6% कर दिया गया फ्रॉम 15% कस्टम ड्यूटी को। तो इससे क्या हुआ? सिल्वर और गोल्ड बड़े सस्ते हो गए, दोनों के दोनों सस्ते हो गए। एंड टेम्पररी रिलीफ भी मिला बाय चेकिंग स्पर्ट इन सिल्वर इंपोर्ट्स फ्रॉम UAE अंडर CEPA। तो UAE के साथ एग्रीमेंट है जिसकी वजह से हम UAE से सिल्वर इंपोर्ट करते हैं, तो बहुत ज्यादा जो सिल्वर इंपोर्ट्स हो रहे थे वहां हमें राहत देखने को मिली। सिल्वर इंपोर्ट्स UAE से जो हम इंपोर्ट करते हैं वो $1.7 बिलियन हो गया था, जो करीब 11 मिलियन था सिर्फ FY23 में। तो यहाँ पे आप देखिए 100 गुना 200 गुना के करीब ओवरऑल यहाँ पे बढ़त हो गई थी। मई में करीब 80% 87% ऑफ इंडिया का सिल्वर डिमांड दुबई से आया। यस, 2022 में हमने CEPA साइन किया था UAE के साथ, जहां पे हमने कहा था कि हम ग्रेजुअली रिड्यूस करेंगे ड्यूटी ऑन सिल्वर इंपोर्ट्स टू 0 ओवर 10 ईयर्स। जी, तो सिल्वर पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसे 0 तक लेके जाया जाएगा। एंड करंटली जो ड्यूटी है इंपोर्ट्स फ्रॉम UAE अंडर CEPA इज 8%। जो ड्रॉप होगा इंपोर्ट ड्यूटी में ऑफ सिल्वर टू 6% फॉर ऑल कंट्रीज हैज नलिफाइड द एडवांटेज फॉर इंपोर्टर्स टू शिप सिल्वर फ्रॉम UAE। तो UAE से जो भी इंपोर्ट कर रहे थे सिल्वर, ठीक है, और जो उन्हें बेनिफिट मिल रहा था, अब वो नहीं मिलेगा, क्योंकि अब ओवरऑल इंपोर्ट ड्यूटी 6% घट गया है। तो आप चाहे कहीं से भी इंपोर्ट करिए, आपके लिए वही बात है, वही सेम कॉस्ट है, देयर इज नो डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे गवर्नमेंट होप कर रही है कि ओवरऑल हम UAE से अब ज्यादा सिल्वर नहीं इंपोर्ट करेंगे, एक ही जगह से पूरा नहीं रिलाई करेंगे। तो ओवरऑल जो क्वालिफाइड ज्वेलर्स थे जो इंपोर्ट कर सकते थे थ्रू गिफ्ट सिटी एंड एडिशन टू द रेट ऑफ ड्यूटी अंडर UAE CEPA बिकेम 8% फ्रॉम 1 अप्रैल एंड देयर इज नो क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन ऑल्सो, कोई क्वांटिटी की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आपने देखा होगा कि बजट वाले दिन गोल्ड और सिल्वर इन दोनों में करीब 10% की हमें घटत देखने को मिली। अचानक से कई लोग जो इनके पोजीशन चल रहे होंगे वो तो काफी डर भी गए होंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखिए रीजन यही था कि क्योंकि गवर्नमेंट ने 10% कम कर और 9% कम कर दिया है इंपोर्ट कस्टम ड्यूटी को, तो जिसकी वजह से इंडिया में 9% घटत देखने को मिली गोल्ड के दाम में और सिल्वर के दाम में। तो कई लोग खुश भी होंगे क्योंकि आगे इंडिया में अब शादी का सीजन आने वाला है, विंटर्स आने वाले हैं, एंड यहाँ पे काफी लोग गोल्ड की शॉपिंग शुरू करेंगे। और गोल्ड इस साल वैसे भी अगर आप देखें तो काफी तेजी से बढ़ चुका था। सब कह रहे थे कि गोल्ड इस साल हो सकता है और नए रिकॉर्ड्स बनाए और बढ़िया बढ़त दिखाए और शायद 6 डिजिट में चला जाए। यस, 1 लाख भी क्रॉस कर जाए। कई लोग बहुत ज्यादा बुलिश थे, लेकिन अभी हमें वो देखने को तो नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल कस्टम टैक्स कट के बाद ऑलरेडी 10% की घटत देखने को मिल गई है ओवरऑल गोल्ड के दाम में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत